हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। तो हम राइबोसोम्स के बारे में जो है उसका इंट्रोडक्शन वगैरह, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके फंक्शंस, उसकी फॉर्मेशंस, उसकी पोजीशंस, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो इसलिए आप तमाम स्टूडेंट जो है वो मेरी एक एक बात को ज़रा गौर से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं हम राइबोसोम्स को। तो स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स की जब आप बात करते हैं तो राइबो एंड जोम्स दो वर्ड हैं। राइबो का मतलब होता है ग्रैन्यूल्स और सोम्स का मतलब होता है बॉडी। जब भी आपके पास ये एक प्लांट बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट, आप इसके किसी भी सेल को देखें, क्योंकि प्लांट जो है ये एक यूकैरियोटिक सेल्स है, आप इसके किसी भी सेल्स को देखें तो इसके सेल्स के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे, दाने होंगे। उन ग्रैन्यूल्स को, ये जो मैंने बनाए भी हुए हैं, उनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। तो फिर राइबोसोम्स का आपको नेम क्लियर हो गया कि राइबोसोम्स का मतलब क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। तो उसके बाद हम चलते हैं राइबोसोम्स की इंट्रोडक्शन की तरफ। पहली बात मैंने वैसे ही बता दी कि ये टाइनी ग्रैन्यूल्स होते हैं। ऐसे ग्रैन्यूल्स जो स्मॉल साइज़ के हों उनको हम टाइनी ग्रैन्यूल्स कहते हैं। एक साइंटिस्ट था जॉर्ज पैलेडे, इसने 1955 में राइबोसोम्स को डिस्कवर्ड किया। और राइबोसोम्स दोनों तरह के सेल्स में पाए जाते हैं, प्रो एंड यू। दोनों सेल्स के बारे में हमारे प्रीवियस लेक्चर जो हैं आप उनको देख सकते हैं कि प्रो कैरियोटिक सेल्स क्या हैं और यू कैरियोटिक सेल्स क्या हैं, और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास राइबोसोम्स का इंट्रोडक्शन था। टाइनी ग्रैन्यूल्स, स्मॉल साइज के दाने। उसके बाद जॉर्ज पैलेडे डिस्कवर्ड 1955, और उसके बाद हमारे पास इट प्रेजेंट्स इन यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। अंडरस्टैंड। तो उसके बाद है केमिकल कंपोजिशन। जब भी आप राइबोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर आरएनए भी होता है, आरएनए के साथ इसमें प्रोटीन भी मौजूद होती है। इसी वजह से हम इसको राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल, न्यूक्लियो वर्ड जो है वो न्यूक्लिक एसिड से है, और न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती हैं, डीएनए और आरएनए। तो क्योंकि इसमें आरएनए मौजूद है वहाँ से न्यूक्लियो ले लिया, और राइबोमीन ग्रैन्यूल्स हैं और इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। तो इसलिए हम इसको राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल भी कहते हैं, आरएनए प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। ये है इसकी केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन के अंदर इसकी परसेंटेज वेरी करती है। डिफरेंट बुक्स के अंदर जो है वो आरएनए और प्रोटीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी करती है, 60-40, 50-50, 70-30, कि इतने परसेंट प्रोटीन है इसमें, इतने परसेंट आरएनए है। और आरएनए कौन सा, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम अगर इसकी पोजीशन की बात करें कि राइबोसोम्स की पोजीशन क्या है, राइबोसोम्स कहाँ पे पाया जाता है, तो राइबोसोम पोजीशन के लिहाज से इसकी दो तरह प्रेजेंट होता है सेल में। या तो ये फ्रीली होगा या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा। तो स्टूडेंट्स, आप जब सेल को देखते हैं, सेल के अंदर राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव करेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहा हूँ। राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करेंगे, या फिर हमारा एक लेक्चर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें क्या होता है कि राइबोसोम उसकी सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से। जब उसके ऊपर अटैच हो जाएं तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने बोला था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फिर दो हमारे पास सिचुएशंस आ गई हैं। राइबोसोम जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में फ्रीली भी होते हैं, और राइबोसोम जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं। और कुछ बुक्स में ये भी है कि राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस के ऊपर भी अटैच होते हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, ऐसे सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, अगर हम उन सेल्स की बात करें तो उन सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्रीली डिस्पर्स करते हैं या उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं।
अब अगर आप इस स्ट्रक्चर्स को, इस सेल को देखें, ये जो बाहर मैंने ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन बनाई है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और फ्रीली भी जो है वो मूव कर रहे होते हैं उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद है इसके सब यूनिट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, जब भी आप राइबोसोम्स के सब यूनिट की बात करते हैं, सेल्स दो तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यहां पे जरा आपने गौर से सुनना है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है ना, उसमें राइबोसोम्स की दो यूनिट है, एक को बोलते हैं 60S और दूसरे को बोलते हैं 40S। दोनों मिलाकर बनती है 80S। हालांकि दोनों को मिलाकर बनना था 100S, लेकिन यहां पे 80S, ये भी मैं बताता हूं। जब आप प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं उसमें एक यूनिट जो है वो होती है 50S और दूसरी जो स्मॉलर है वो होती है 30S। दोनों को मिलाकर बनता है 80S। हालांकि बनना तो दोनों को मिला के चाहिए था 80S, लेकिन यहाँ पे 70S बन रहा है। तो ये दोनों का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सब यूनिट की बात कर रहा हूँ। देखें भाई, पहले तो S का आपको क्लियर हो कि ये S क्या है। S का मतलब होता है स्वेडबर्ग, अंडरस्टैंड। जिस साइंटिस्ट ने राइबोसोम्स की ये दोनों यूनिट आइडेंटिफाई की थी, डिस्कवर्ड की थी, उसने अपनी फैमिली के नेम से स्वेडबर्ग यूनिट रखा, क्योंकि ये साइंटिस्ट बिलोंग करता था इंग्लैंड से, अंडरस्टैंड। अब एक टर्म है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशंस। होता इस तरह है कि मेरे पास अगर एक सेल है, उस सेल की हम मैकेनिकल उसकी इंजरीज करें, उसको डैमेज करें, आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोटॉन इंस्ट्रूमेंट है, या इसके अलावा आप जो है पिस्टल मॉडल के जरिए उसके पीस करें, छोटे छोटे सेल्स के तोड़ने के बाद आप जो है उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के कुछ स्पेशल किस्म के सॉल्वेंट डाल के आप उसकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करें। जब आप उसकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो करने के बाद उसमें क्या होगा कि जिस टेस्ट ट्यूब में आपने उसकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की है ना, उसमें उसकी तमाम ऑर्गेनेलिज अपने वेट के लिहाज से, अपनी डेंसिटी के लिहाज से सेपरेशन हो जाएंगी और नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो नीचे इनकी सेटल डाउन हो रही है सस्पेंडेड पार्टिकल की, यही राइबोसोम्स का साइज है कि कुछ राइबोसोम जो हैं वो 60S की स्पीड से नीचे बैठ रहे हैं, कुछ 40S की स्पीड से नीचे बैठ रहे हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ 50 के और कुछ जो है 30 स्वेडबर्ग जो है स्पीड से नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, और इसी बेस पे जो है उसको नेम दे दिया। अब हम चलते हैं कि लार्जर और स्मॉलर यूनिट जब आपस में मिले तो वो 80S क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैं ना एक फार्मूला लिखता हूं, फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अवर वॉल्यूम। पहले तो ये बताएं कि जिन पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो स्पीड से नीचे बैठेंगे, जिन पार्टिकल की डेंसिटी कम होगी वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठेंगे। जैसा कि अगर मेरे पास दो बॉल हैं, एक लोहे का है, इतना बड़ा बॉल है, मीन कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा, और एक रुई का है, मैं अगर उसको काफ़ी किसी पोल पे खड़े होकर दोनों को फेंकूं तो सबसे नीचे कौन सा आएगा? लोहे का बॉल नीचे आएगा, क्योंकि वो जो बॉल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो जो कॉटन का बॉल है उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है जी। तो ऐसे ही हमारे पास जो है, जो लार्जर पीस हैं वो बड़ी स्पीड से नीचे बैठते हैं, स्मॉलर पीस बड़ी आहिस्ता। अब क्वेश्चन ये है कि 60S और 40S मिले तो 100S क्यों नहीं हुआ? ये तो स्टूडेंट हमें क्लियर है कि 60 + 40 जब जमा हुए तो मैथ बढ़ा, जब मैथ बढ़ा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन एक चीज़ है, जो मैथ बढ़ता है तो वॉल्यूम जो डेंसिटी इंक्रीज होती है तो आपको पता है कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, ठीक है। डेंसिटी बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हुई, क्योंकि देखिए ना मेरे पास एक ये पीस है, एक ये पीस है, दोनों पीस जब आपस में मिलेंगे तो उनसे उनका वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम चूंकि डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए वहां पे डेंसिटी कुछ कम होगी और वो ज़रा उतनी स्पीड से
नहीं नीचे बैठेंगे जितनी स्पीड से कि 100s की स्पीड से उसने नीचे बैठना था, तो वो ज़रा थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से हम उसको ATS कहते हैं। सेम फिनोमिना जो है हमारे पास यही जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में है। उसके बाद है इसकी फॉर्मेशन के लिए आप एक सेल को देखें, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा मरकज है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। वो जो न्यूक्लियोलस है इसको न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ये टॉपिक हमारा न्यूक्लियस वाले टॉपिक में, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं राइबोसोम्स, अंडरस्टैंड, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बनता है RNA। RNA 3 तरह का है, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA। वो जो RNA है वो न्यूक्लियोलस में जाएंगे, वहां पे राइबोसोमल RNA के साथ प्रोटीन को फिक्स कर दिया जाता है, असेंबल्ड किया जाता है और वो मिल जाता है, एक जो ग्रैन्यूल्स बनता है उसको फिर हम राइबोसोम्स कहना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो राइबोसोम्स न्यूक्लियर पोर के जरिए साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है, या तो कुछ फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है आपको इसकी फॉर्मेशन का पता चल गया कि इसकी फॉर्मेशन क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो, राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना, तो मुझे ये बताएं प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स और राइबोसोम्स की फैक्ट्री न्यूक्लियोलस। MCQ ज़हन में रखना है, ठीक है। अब इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखें भाई, हमारी बॉडी में जितने भी फीचर्स हैं, अगर किसी का ब्लैक कलर है तो वो उसकी प्रोटीन की वजह से, किसी का वाइट है तो वो उसकी प्रोटीन की वजह से, किसी के बाल ब्लैक हैं तो उसकी प्रोटीन की वजह से, किसी का आई कलर ब्लैक है या ब्राउन है, ब्लू है, ग्रीन है, ग्रे है, येलो है, कुछ भी है, वो उसकी प्रोटीन की वजह से है, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, यहां पे मैंने न्यूक्लियस के अंदर से एक ब्लैक कलर का धागा सा है जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर RNA, वो बन के आया, और न्यूक्लियोलस के अंदर से बन के आए राइबोसोम्स। ये 2 राइबोसोम्स यहां पे मैंने बनाए हुए हैं, अंडरस्टैंड। यहां पे सुनना, जरा चीज को जरा गौर से सुनना है। एक सेल में प्रोटीन की जरूरत है, सेल में प्रोटीन चाहिए, उसके लिए 2 चीजों को डिस्कस करूंगा। वैसे तो 3 RNA चाहिए, राइबोसोमल भी चाहिए, मैसेंजर RNA भी चाहिए, ट्रांसफर भी चाहिए, लेकिन हमारा यहां पे जस्ट 2 के साथ कंसर्न है। राइबोसोमल के साथ कंसर्न है और मैसेंजर के साथ है। ट्रांसफर का हमारा कंसर्न होगा लेकिन वो ट्रांसलेशन वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जब मैसेंजर RNA बने, ये जो धागा बने, ये मैसेंजर RNA न्यूक्लियस के अंदर से बन के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा तो वहां से न्यूक्लियोलस से राइबोसोम्स भी बन जाएंगे। अब राइबोसोम्स बनने के बाद राइबोसोम तमाम आकर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर अरेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। जैसा कि कैसे, मेरे पास ना यहां पे ये काफी राइबोसोम्स हैं, ऐसे एक मैसेंजर RNA आया, वो यहां से एंटर हुआ, ये इतना लंबा है, और एंटर होकर ये इसके अंदर मूव करता गया, ठीक है। अक्सर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मैसेंजर RNA है, मैसेंजर RNA के ऊपर 2 राइबोसोम्स यूनिट अटैच होंगे, 60S और 40S, आपस में दोनों मिलती हैं एक आयन की वजह से जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। हम कहते हैं कि ये जो राइबोसोमल RNA ये मैसेंजर RNA के ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बुक्स में इसके कुछ और एक्सप्लेन किया है। वो क्या किया है, वो ये है कि ऐसे राइबोसोम्स अरेंज है, मैसेंजर RNA पीछे से आता है, जिस तरह एक सांप है वो पीछे से आए, वो इसके अंदर से स्नेक मूव करता जाए, जब स्नेक मूव करके निकल जाए आगे तो उस स्नेक के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन ये मैसेंजर RNA रीड करें और रीड करके यहाँ पे प्रोटीन बना ले, अंडरस्टैंड। ये असल में मैकेनिज्म है। तो मैं स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास 2 राइबोसोमल यूनिट्स थी। एक जो है ये बड़े वाली है, इसको बोलते हैं 60S, और ये जो छोटे वाली है इसको बोलते हैं 40S। दोनों यूनिट आके मैसेंजर RNA के ऊपर अटैच हुई और सेंटर में मैग्नीशियम आयन के जरिए इनके दरमियान बॉन्डिंग हो गई Mg2+, ठीक है। अब ये सेंटर में यहां पे 1 2 3 4 जो है राइबोसोमल यूनिट्स थी। ब्लैक कलर का मैसेंजर RNA इधर से एंटर हुआ और अंदर मूव कर रहा है।
जो ये मैसेंजर आरएनए मूव करके आगे निकलता जाएगा, इसके ऊपर जितनी भी रीडिंग है, ये रीडिंग होके प्रोटीन हमारे पास बन रही है। ये ग्रीन कलर की जो प्रोटीन है इसको मैंने पॉलीपेप्टाइड चेन से शो किया है। यहां पे ना एक चीज आपने ये जहन में रखनी है कि एक मैसेंजर आरएनए पे 4, 5 या 10, 20, 50 इतने राइबोसोमल यूनिट अटैच होने की जरूरत क्यों थी? फॉर एग्जाम्पल एक सेल के अंदर प्रोटीन की चाहिए 100 कापीज। कितनी चाहिए? 100। तो 100 कापी रैपिडली तब ही बनेगी जब राइबोसोमल यूनिट बेशुमार उसके ऊपर अटैच हो जाएंगी मैसेंजर आरएनए के ऊपर। ठीक है, अब देखें अगर यहां पे भी कोई मैसेंजर आरएनए का यूनिट है तो ये राइबोसोम इसके अंदर एंटर होगा और वो भी एक कॉपी बना देगा। तो असल में जो चीज मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा हूं वो है पॉलीसोम। 1, 2, 3, 4 मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट बॉडी अटैच हुई है। सोम का मतलब होता है बॉडी, पोली का मतलब मैनी। जब बहुत सी बॉडी इकट्ठी हो जाएं इन केस ऑफ ट्रांसलेशन, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। यहां पे मैं एक चीज और आपको बता दूं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड, उससे जब आरएनए बनता है मैसेंजर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफर, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब वो आरएनए जब साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं तो वहां पे आकर उनसे जो प्रोटीन बनती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो ट्रांसलेशन हो रही है जिसमें प्रोटीन बन रही है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पॉलीसोम। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर था जिसको हमने आज देखा। राइबोसोम्स को इंतहाई आसान सा सिंपल सा स्ट्रक्चर्स है। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू।